गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग, श्रावण का लास्ट बट वन सोमवार है। बम बम भोले महादेव का वार सोमवार। अ, कितना कुछ लोगों को इस कोरोना के, इस लॉकडाउन के झंझाल में लोगों को समझने को मिला, लेकिन सरकार अभी तक सीख नहीं रही है। देश की जनता जाग नहीं रही है। पहले किसको दोष दिया जाएगा दोस्तों? पहले दोष दिया जाएगा, सरकार को दोष दिया जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया था कि जनता की सेवा करेंगे, देश देश की तरक्की करेंगे, देश के अंदर का अज्ञान मिटाएंगे, देश के अंदर की गरीबी मिटाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्ट आया है कि किसी ने डाला है 2022 तक भारत सरकार चाहती थी कि गरीबी दूर करेंगे। दोस्तों, देश की गरीबी तो दूर नहीं होंगी, लेकिन गरीब जरूर दूर हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, इससे गरीबी तो दूर नहीं हो सकती, लेकिन गरीब जरूर दूर हो जाएंगे, गरीब जरूर खत्म हो जाएंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए तो 2 MP से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कामकाज शुरू किया था। बहुत इंस्पायरिंग है। आज मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2 MP वाली सीट आज कहां तक पहुंची है। आज 300-400 सीटों तक पहुंच गई है। 15-16 राज्य में सरकारें बनाई। क्या नहीं दिया देश ने? देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्यार देने में, अपना विश्वास देने में क्या नहीं, क्या क्या कमी की थी दोस्तों? देश की जनता ने इतना भरोसा किया था माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी पे, और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, इसको क्या नहीं आशीर्वाद दिया देश की जनता ने। और भारतीय जनता पार्टी ने बदले में क्या किया दोस्तों? किस तरह का वातावरण कर दिया है। मैं माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को सबसे अच्छा पंतप्रधान इस देश का मानता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों, उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, देश था, देश है और देश रहेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कोरोना के काल में मध्य प्रदेश में सरकार बनाया, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की गई, मोदी 2.0 प्रोग्राम सेलिब्रेट, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन देश की जनता की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। पिछले 6 सालों से बुजुर्ग पेंशनरों को भारतीय जनता पार्टी सता रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले इन्हीं पेंशनरों को अलग अलग पैंतरे बता रही थी कि आपको सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, आपको अपने हकों के लिए जागना चाहिए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर बाद में सरकार में आने के बाद यही भारतीय जनता पार्टी ने उन बुजुर्ग पेंशनरों को पीठ के ऊपर खंजर खुपसा है दोस्तों। कुछ लोगों को बुरा लगने दीजिए, पूरा देश की जनता भारतीय जनता पार्टी हो जाने दीजिए, फर्क नहीं गिरता है। लेकिन अभिव्यक्ति है, इंसान अपना दर्द बयान कर सकता है, अपनी हकीकत बयान कर सकता है। मैं माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से भी एक बात कहना चाहता हूं। सर, आपने जब 2013 में उन गरीब पेंशनरों को एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, सर आप ही सोचिए कि आपकी जगह अगर कोई अन्य मिनिस्टर होता, आपकी जगह अन्य कोई नेता होता, और आपको हम उसकी बात ये लाके बताते थे कि सर ये मिनिस्टर ने हमको सरकार में आने से पहले ये वायदे किए थे, पूरे नहीं किए, तो मैं माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर जी से पूछना चाहता हूं कि उनका रिप्लाई क्या होता था उस मिनिस्टर के प्रति, उसके किए गए झूठे वायदों के प्रति। माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर जी का रिप्लाई क्या होता था? आज माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर साहब पेंशनरों से बात नहीं करना चाहते हैं। आज उनको सत्ता में आने का मौका मिल गया है, कुर्सी मिल गई है, तो अब उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन एक समय पे यही प्रकाश जावड़ेकर जी विरोधी पक्ष में थे तो पेंशनरों को जगाने का काम करते थे। फिर सत्ता में आने के बाद देश के जनता की समस्याओं को इतना हल्के में लेने की चेष्टा कैसे कर सकती है सरकार? मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना इतिहास याद दिला देना चाहता हूं कि 2 MP वाली सीट रहने के बाद में, सरकार रहने के बाद में, पार्टी रहने के बाद इतना संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 में जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद नहीं थी वो भी जनता ने दिया, इतना विश्वास जताया। 2019 के इलेक्शन में भी
भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी का नुकसान होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया। ऐसी क्या कमी रह गई थी देश की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी देश की समस्याओं को फिजूल समझ में लगे, ये ध्यान देना तक नहीं चाहती है और अपने अपने मुद्दे, और इसके बावजूद भी मीडिया पे से जनता का अभिव्यक्ति छीन लिया गया है। मीडिया में पेंशनरों को न्यूज नहीं डालने दी जाती है। दोस्तों, ये किस तरह की भारतीय जनता पार्टी आज बन चुकी है। मैं माननीय जी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का इतिहास इनके सामने रखना चाहता हूं। अगर 1947 में जनता पार्टी को अगर बहुमत होता या कांग्रेस पार्टी के इतनी शक्तिशाली होती तो भारत पाकिस्तान का सेपरेशन का पाप कांग्रेस पार्टी कर ही नहीं सकती थी। लेकिन उस टाइम पे जनता पार्टी को उतनी ताकत नहीं थी, देश के जनता में उतना संज्ञान नहीं था। लेकिन आज आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त हो चुकी है कि आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी, किसी ने पोस्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप विश्लेषण देखोगे तो सबसे पहले भारत है, फिर उसके बाद में भारत की जनता है, फिर उसके बाद में पार्टी है। लेकिन मैं देश के तमाम जनता से पूछना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी देश को कितना प्राधान्य दे रही है और कितना जनता की समस्याओं को प्राधान्य दे रही है। कलम 370 के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रिपल तलाक के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा करता हूं। नोटबंदी के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं दोषी कहलाता हूं। काला धन भारतीय जनता पार्टी ने लाने के वायदे किए थे, लेकिन काला धन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद काला धन का मुद्दा तक छुपा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, क्या काला धन का मुद्दा खाली सरकार में आने के लिए कहा गया था? काले धन के बारे में बाद में सरकार ने बात नहीं की, ना माननीय रामदेव जी बाबा जी ने भी बात नहीं की। सरकार में आने के बाद काला धन तो आया ही नहीं देश में, उलट गोरा धन भी चला गया। गरीब जनता का, मध्यम वर्गीय जनता का गोरा धन भी चला गया। बैंकों के ब्याज दर कम कर दिए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के 10 लाख या उससे कम रुपए के MIS है, उनको विशेष ब्याज दर देना चाहिए। उनका घर उस ब्याज दर के ऊपर चल रहा है, अपनी मेहनत की पूंजी वो बैंक में रख के उसका MIS करके अपना घर चला रहे हैं, और आपने उनका MIS तक घटा दिया। MIS का ब्याज दर आपने घटा दिया। क्या वो गोरे धन के ऊपर ब्याज दर कम करने का आपको किसने अधिकार दिया? आप काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले थे। आपने कब कहा था कि गोरे धन के खिलाफ आप लड़ाई लड़ोगे? ये सही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान तभी होगा जब देश के जनता के समस्याओं का निवारण होगा। अगर देश की जनता की समस्याओं का निवारण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है तो मेरे को इस बहुमत की सरकार को जाहिर निषेध करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग कितने भी बड़े मोदी जी के फैन रहने दीजिए, लेकिन पहले देश की मिट्टी होती है, देश की जनता होती है, उसके बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी देशभक्त है, कोई पॉलिटिकल पार्टी देशद्रोही है। ये जो आपकी मानसिकता है इस देश को बर्बादी की ओर लेके जा रही है। दोस्तों, आपको बुरा लगने दीजिए। मैं देख रहा हूं 125 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग मोदी जी के फैन बन चुके, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है वही भारतीय जनता पार्टी पाप कर रही है। आज किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं करने दिया जाएगा। देश में लोगों की अभिव्यक्ति छीन ली गई है। देश के जनता की समस्याओं का निवारण करना तो दूर की बात, देश की जनता की समस्याओं को सुनना तक नहीं चाहती है पॉलिटिकल पार्टीज। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है? दोस्तों, नाम तो दिया है भारत के जनता की पार्टी, लेकिन काम तो खाली पार्टी के चल रहे। पार्टी विस्तार, महामारी के समय में पार्टी विस्तार पे ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत गिरा देनी चाहिए और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने महामारी के चलते वहां पे बनी गई सरकार गिराई और एक बहुत बड़ा देशद्रोह इस देश के साथ किया है। मध्य प्रदेश में जो महामारी के चलते सरकार बनाई है, यह देशद्रोह है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। माफी नहीं मिलेंगी, यहां पे बिल्कुल माफी नहीं मिलेंगी। आप कितने भी बड़े मोदी भक्त हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे देश के जनता को आप त्रस्त करके रखते हो, पूरा देश बंद करके रखते हो, और दूसरी तरफ पार्टी का विस्तार देखते हो। यह कैसी देशभक्ति है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल अलर्ट सेवा के भी बारे में कहना चाहता हूं। यह कौन सी देशभक्ति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लाई है? पूरा देश बंद रखते हो और पार्टी का विस्तार देखते हो। यह कितनी नीच सोच है। ये मेरे को फर्क नहीं गिरता है इस चीजों का भारतीय जनता पार्टी से। मैं कहना चाहता हूं, यह पार्टी
माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की यह पार्टी नहीं हो सकती। अरे जो इंसान अपनी सरकार गई तो गई बोलकर बाजू में हट गया, बहुमत नहीं था तो भी नाराज नहीं हुआ, जिस इंसान ने कहा कि सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, देश था देश है देश रहना चाहिए, फिर आपको महामारी के समय पूरा देश आपने बंद किया और दूसरी तरफ आप सत्ता स्थापन का सपने देखते हो। शिवराज सिंह चौहान सर, आपको राजीनामा देना चाहिए और समस्त देशवासियों से आपने माफी मांगनी चाहिए सर। ऐसे कृत्य इस देश में दोबारा होने नहीं चाहिए सर। पेंशनरों का आपको ध्यान नहीं है? पेंशनर लोग आपको लेटर्स लिख रहे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपको कितने लेटर लिखे? पेंशनर लोगों ने आपको कितने लेटर लिखे और आपका ध्यान कहाँ है? मंदिर मस्जिद के सवालों में जवाब देने के लिए आपका ध्यान है। क्यों? क्योंकि आपके फैन बढ़ेंगे, देश की जनता के आपके फैन बढ़ेंगे। देश में कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, लेकिन भारतीय कोई भी नहीं बचा है दोस्तों। ये सवाल है। इसी के वजह से देश के जनता के समस्याओं का निवारण नहीं होता है। कितने लेटर लिखे योगी आदित्यनाथ जी, आप कसम खा के बोलिए, जिस राम भक्त, आप अपने आप को राम भक्त मानते हो सर, आप कसम खा के बोलिए कि कितने पेंशनरों ने आपको लेटर लिखे और आज तक आपने उन पेंशनर, उन गरीब पेंशनरों के, उन कमजोर पेंशनरों को आपने कभी जवाब लिखा है क्या सर? पीएमओ ऑफिस को इतने खत लिखे पेंशनरों ने, गरीब पेंशनरों ने, बेसहाय पेंशनरों ने, बेसहारा पेंशनरों ने आपको पत्र लिखे। आपने तो पूरा देश बंद करके मुंह ही बंद कर दिया है। कैसी देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी की कैसी देशभक्ति इस देश के सामने आ रही है और देश की जनता खामोश है, सवाल तक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम मोदी फैन है। ये कैसे पंत प्रधान है दोस्तों? मध्य प्रदेश में जब सरकार गिराई गई थी, माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को वहां पे गालियां देने चाहिए थे कि आपको यही समय मिला है क्या सरकार बनाने को? देश एक तरफ अपन ने बंद किया है, देश के जनता को अपन त्रस्त करते हो, दूसरी तरफ अपन पार्टी का विस्तार देखना चाहते। आज आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बात नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस को गालियां देने का समय है, कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने का और भारतीय जनता पार्टी के फैन बढ़ाने का। दूसरे तरफ देश का वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सार्वभौमत्व नष्ट कर देने का पूरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने की। आज देश की जनता की ताकत कम हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ चुकी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मोदी भक्तों की कृपा है। मोदी भक्तों की इतनी कृपा मिल चुकी है इस देश को, और कुछ देखना बाकी नहीं रह गया है दोस्तों, और कुछ बाकी नहीं रह गया है। आज कोई शिव भक्त नहीं है, आज कोई भीम भक्त नहीं है, आज कोई राम भक्त नहीं है, लेकिन मोदी भक्त है इस देश में। आज मोदी सरकार खामोश है। देश के जनता की ताकत कमजोर करके, देश की लोकशाही को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी मोदी 2.0 सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि मोदी भक्तों की बदौलत है वो। काय का कोरोना, कितना झूठ बोलेंगी ये सरकार देश के जनता से, और देश के जनता को कितना डराया जाएगा, कितना धमकाया जाएगा दोस्तों। अरे कहीं तो भी सत्य नाम की चीज होती है। बहुत भरोसा किया था मोदी सरकार के ऊपर, बहुत भरोसा किया था। कांग्रेस पार्टी के अनगिनत गलतियां, कांग्रेस पार्टी के अनगिनत गलतियां ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने सर्वोच्च माना था कि कम से कम मोदी सरकार आके इस देश का वातावरण बदलेंगी, लेकिन देश की अभिव्यक्ति चले गई। अब तो इतना सारा मीडिया, ये तो कृपा है, ये तो कृपा है फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, नहीं तो देश के जनता को बात करने का मौका ही नहीं है दोस्तों। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदमों तले रौंद दिए हैं। पेपर वाला बोलता है आपकी न्यूज क्या है। अगर पेपर वाले को फोन करो कि हमें पेपर में न्यूज डालना है, तो पेपर वाला बोलता है भैया आपकी पहले न्यूज क्या है वो बोलो, फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि पेपर में छापने देंगे या नहीं देंगे। ये किस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बहुमत की सरकार इसीलिए देश को चाहिए थी? ये राम भक्त नहीं हो सकते दोस्तों, ये राम भक्त नहीं हो सकते। जो राम देश की पीड़ा के लिए बात करते थे, दुख, दूसरों की पीड़ाएं हरने की बात करते थे, यहां तो सत्ता भोग चल रहा है, सत्ता का विस्तार चल रहा है, पार्टी का नामलौकिक चल रहा है। क्या बाकी रह गया इस देश में अभी बचा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देश की जनता पीड़ित होते जा रही है, लेकिन ये लोग हमारे को अज्ञान में ढकेलना चाहते क्या? दोस्तों मैं अपना आखिरी सवाल बात करता हूं और अपना विषय खत्म कर देता हूं। मेरा ये आखिरी सवाल देश के समस्त जनता से, भारतीय जनता पार्टी ने
सरकारें गिराई या नहीं गिराई? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, मणिपुर, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिरा सकती है, तो क्या देश की जनता नहीं गिरा सकती? बहुमत की सरकार देश की जनता गिरा सकती है या नहीं? अनैतिकता को रुकाया जा सकता है या नहीं दोस्तों? सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी की सरकार, बनी बनाई सरकार गिराती है तो वो नैतिकता है, और देश की जनता अगर सरकार गिराएंगी तो वो अनैतिकता हो जाएगी, वो देशद्रोह हो जाएगा क्या दोस्तों? हम अगर सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा सकते हैं। ये बहुमत की सरकार तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूं। देश की जनता अगर सरकार बना सकती है तो देश की जनता को पूरा अधिकार है, देश की जनता की सरकार गिरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने गाफिलपना छोड़ दे, 5 साल का रिचार्ज बंद कर दिया जा सकता है, उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है। अगर आप देश की जनता की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते तो देश के जनता को पूरा अधिकार है आपकी सरकार गिराने का, और यह पूरा नैतिक मार्ग है। साम दाम दंड भेद ये जनता को भी आता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने। कितने भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहो, सामने आके मैं ये सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, क्या देश की जनता ने अगर ये सरकार बनाई है तो क्या देश के जनता को ये सरकार गिराने का अधिकार है या नहीं? लॉकडाउन का नाटक करके, कोरोना का नाटक करके देश के जनता को, इस देश के मिट्टी के साथ जो छल कपट किया गया है, देश के जनता की जो अभिव्यक्ति छीन ली गई है, इसे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जनता मर रही है त्रस्त होके और ये आराम से जिंदगी गुजार रहे। सवाल है देश के जनता को। मेरे को बार बार इस विषय पे बात नहीं करना है। मैं भारत सरकार से, मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी अभी तो भी जाग जाइए, देश के जनता की समस्याओं का निवारण कीजिए, देश के जनता की समस्याओं को सुनने की कोशिश कीजिए और अपने गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। अभिव्यक्ति, मीडिया को स्वतंत्र हो जाने दीजिए, न्यूज़पेपर को स्वतंत्र हो जाने दीजिए और अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर जाके हम भारत के सरकार को सल्यूट करना चाहते हैं। अगर हमें न्याय मिलता है तो हम भारत की सरकार को सल्यूट करना चाहते हैं, नहीं तो हम सरकार को गिरा देना चाहेंगे। देश की जनता गिरा सकती है सरकार, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। आज नहीं, आज मैं बात कर रहा हूं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत शासन के ऊपर जन्मों का ठप्पा लग जाएगा कि सरकारों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जनता के लिए नहीं होती है, वो पार्टियों के लिए होती है और पार्टी विस्तारों के लिए होती है। फिर अटल बिहारी जी वाजपेयी का सेंटेंस, ये गलत है क्या स्टेटमेंट दोस्तों? सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, देश था, देश है, देश रहना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का भाषण सुनने का समय आ चुका है, आत्मचिंतन करने का समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 65 लाख पेंशनरों को आपने पीठ पे खंजर मारा है। उन 65 लाख पेंशनरों की आपको बद्दुआएं लगेंगी। वो भले ही ताकत से कमजोर होंगे लेकिन उनकी बद्दुआएं जरूर लगेंगी आपको। याद रखना, जो छल कपट आप लोग कर रहे हो, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी आने वाले समय में। जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय मिलेगा, या तो सरकार के चलते या तो सरकार गिरने के बाद जरूर न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।